दोस्तों आज है 30 जुलाई 2025। दिन है बुधवार। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर का हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले एडिटोरियल वाले हिस्से की तरफ चलते हैं। पहले नंबर के आर्टिकल को देखेंगे जो कि बिहार में गर्ल्स ट्रैफिकिंग मतलब लड़कियों की जो अवैध तस्करी होती है, खरीदी बिक्री होती है, इसके बाद उनको यौन हिंसा में छोड़ दिया जाता है। इसके ऊपर ये आर्टिकल बेस्ड है। इसको कैसे करके हम रोक सकते हैं और ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल हमको देखने को मिले हैं, इन सब के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे डिटेल में। मुख्य बात यह है कि राज्य को डांस ट्रूप्स और ऑर्केस्ट्रास के खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए क्योंकि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, पार्टिकुलरली बिहार में। इसी के ऊपर आपको आंसर राइटिंग करना है। शुरुआत हम करते हैं दोस्तों एक दर्दनाक घटना के साथ में, जहां पर एक 14 साल की लड़की छत्तीसगढ़ से निकलती है एक छोटी से बैग और अपने सपने के साथ में। एक आदमी ने उनके फैमिली को बताया कि भाई हम उसको डांसर बनाने की ट्रेनिंग देंगे और वो अच्छा खासा पैसा कमा पाएगी। उसके मम्मी पापा जो गरीबी से टूट चुके थे उसको भेजने के लिए मजबूर भी हो गए। जब वो बिहार में मिली तब पूरी तरह से वो बदल चुकी थी। उसके साथ रेप हुआ, वायलेंस हुआ, साथ ही साथ उसका जो मानसिक कंट्रोल है इसने उसकी आत्मा को तोड़ दिया है। ये कहानी मात्र एक लड़की की नहीं है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमको देखने को मिलते हैं। जैसे कि डेटा की यदि हम बात करें तो जनवरी से जून 2025 तक, मात्र जनवरी से जून तक मतलब 6 महीने के अंदर में ही बिहार पुलिस ने 271 लड़कियों को बचाया है। 150 लड़कियां आर्केस्ट्रा ग्रुप्स में तस्करी के जरिए आई थी। 118 जो लड़कियां थी ये सीधे सीधे फ्लैश ट्रेड में धकेल दी गई हैं, वैश्यावृत्ति में, देह व्यापार में धकेल दी जाती हैं। मात्र सारण डिस्ट्रिक्ट में ही यदि हम बात करते हैं तो जनवरी से अब तक 6 महीना में 162 लड़कियों को बचाया गया है। फिर मार्च से जून 2025 तक देखा जाए, जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन संस्था ने जिला पुलिस के साथ मिलकर के 116 लड़कियों को ऑर्केस्ट्रा ग्रुप से छुड़ाया है। ये जो आर्टिकल लिखा गया है दोस्तों, ये आर्टिकल लिखने वाले जो राइटर हैं वो इस फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं जिसका नाम है जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन। इन लड़कियों की जो हालत है काफी खराब है। इन्हें अमानवीय हालतों में रखा जाता है, गंदे भीड़ भाड़ वाले कमरों में जहां न सफाई होती है न सेफ्टी। स्टेज पर तो लोग इनको एज ए डांसर के रूप में देखते हैं, लेकिन हकीकत में सेक्सुअल एब्यूज एंड ट्रैफिकिंग का ये शिकार होती हैं। इनकी डिग्निटी छीन ली जाती है और इन्हें डर और हिंसा से दबाया जाता है, काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। बात करते हैं इस समस्या की जड़ क्या है। तो इन डांस और ऑर्केस्ट्रा ग्रुप्स का कोई भी रेगुलेटरी ओवरसाइट नहीं होती है। रिमोट एरिया पॉवर्टी भी तस्करी को बढ़ावा देती है। सरकार की कमजोर नजर है। इसके अलावा प्रोसेस बहुत धीमा है जिसके चलते चलते ये जो काम है रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आगे बात करते हैं ग्लोबल लेवल पर मानव तस्करी का स्वरूप किस रूप में हमको दिखाई देता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग दुनिया का सबसे बड़ा संगठित अपराध है। ये लोगों पर शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण करने का काम करता है। यदि हम बात करते हैं महिलाओं और बच्चों की, महिला और बच्चे सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होते हैं, सबसे ज्यादा आसानी से शिकार होते हैं। एक बार कोई तस्करी के जाल में फंस गया ना तो फिर बाहर निकलना लगभग असंभव हो जाता है। 2024 का डेटा है जिसके अनुसार लगभग 13.8 करोड़ 138 मिलियन बच्चे चाइल्ड लेबर में लगे थे। इनमें से 5.5 करोड़ बच्चे खतरनाक काम में लगे थे। ये डेटा है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेफ की तरफ से। बिहार की जब हम बात करते हैं तो बिहार जिसको ट्रैफिकिंग का डेस्टिनेशन माना जा रहा है, बिहार अब भारत का सबसे एक्टिव ह्यूमन ट्रैफिकिंग का गढ़ बनते जा रहा है, डेस्टिनेशन बढ़ते जा रहा है। और ये चीज अचानक नहीं हुई है, इसके पीछे बहुत सारी समस्याएं हैं। बात करते हैं कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा। पहले नंबर की बात है रेगुलेटरी फेल्योर एंड सोशल एक्सेप्टेंस। लड़कियों को एक वस्तु सामान की तरह बेचना कुछ क्षेत्र में सामाजिक रूप से एक्सेप्ट हो गया है। इसके अलावा सरकार की निगरानी, पुलिस का पूर्ण अभाव तस्करी को और भी ज्यादा बढ़ा रहा है। एरिया की जब हम बात करते हैं, गरीबी की जब बात करते हैं तो बिहार की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं, पोरस बॉर्डर है, आना जाना, जिससे अवैध आवाजाही आसान हो जाती है। रेल कनेक्टिविटी बहुत मजबूत है जो झारखंड, उड़ीसा, बंगाल, छत्तीसगढ़, असम, उत्तर प्रदेश जैसे तस्करी प्रवण राज्यों को कनेक्ट करने का काम कर रही है। इसके अलावा रीजन ये भी है कि भाई इनको रुपए पैसे का लालच दिया जाता है, झूठे वादे किए जाते हैं। वेस्ट बंगाल जैसे राज्यों में जहां पर डांसिंग,
सिंगिंग संस्कृति का हिस्सा है। माता पिता खुद अपनी बेटियों को कलाकार बनने के लिए भेजते हैं। अब इसी का फायदा उठाते हैं ये बीच वाले लोग। इन सपनों को स्टारडम या फिर अच्छी कमाई का झांसा देते हैं। कई बार झूठा प्यार, शादी या नौकरी का वादा करके भी लड़कियों को फंसाया जाता है। ऑर्केस्ट्रा बेल्ट की सच्चाई की जब हम बात करें तो बिहार के कुछ जिले जो ऐसे हैं, सारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, रोहतास, पश्चिम चंपारण, ऑर्केस्ट्रा बेल्ट कहे जाते हैं। यहाँ 12 साल तक की बच्चियां भी 10,000 रुपया जैसे मामूली पैसे में बेच दी जाती हैं। उनसे अश्लील गानों पर अशोभनीय कपड़ों में डांस कराया जाता है। नशे में धुत पुरुषों के सामने परफॉर्म करना उनकी मजबूरी बन जाती है। यदि विरोध करेंगे तो इनके साथ मारपीट या फिर बलात्कार हो जाता है। ये सारी चीजें हैं जिनको रोकना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे आंकड़े हैं जो कि हमें डर पैदा करते हैं, डराने का काम करते हैं। 2022 में एनसीआरबी के अनुसार 2,878 बच्चे तस्करी का शिकार बने, जिसमें 1,059 तो गर्ल्स थी। लेकिन ये केवल सरफेस है। असल में कई केस दर्ज ही नहीं होते। परिवार खुद शामिल हो जा रहा है या पुलिस में जाने से लोग डर रहे हैं। कानून की जब हम बात करते हैं तो कानून काफी कमजोर। कानून जो बना है वो कमजोर नहीं है, लेकिन उसका जो एग्जीक्यूशन है वो किसी काम का नहीं। हमारे देश में बहुत सारे कानून हैं, जैसे कि इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, पॉक्सो एक्ट है, बॉन्डेड लेबर एबॉलिशन एक्ट है, चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर एक्ट है। भारतीय न्याय संहिता के नए नए प्रावधान भी आ गए हैं। इसके बाद भी आप देखेंगे लोगों को सजा नहीं हो रही है। ज्यादातर केस किडनैपिंग या फिर मिसिंग पर्सन की तरह दर्ज होते हैं, ट्रैफिकिंग का नहीं होता है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स हमारे देश में है। इस यूनिट को ना तो पर्याप्त पैसा मिलता है, ना ही इन्हें क्रॉस बॉर्डर जुरिडिक्शन में काम करने का ट्रेनिंग या फिर पावर है। कई बार जब बच्चियों को बचाया जाता है, उन्हें फिर से उसी परिवार को सौंप देते हैं जिसने उन्हें बेचा था। फिर से लड़की उसी जाल में फंस जाती है। बिहार में जो ऑर्केस्ट्रा ग्रुप चल रहा है दोस्तों, ये इसकी मनमानी बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसी के चलते चलते जो लड़कियां हैं वो बाहर नहीं निकल पाती। बिहार में डांस और ऑर्केस्ट्रा ग्रुप्स अभी भी खुलेआम चल रहे हैं। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन नामक एनजीओ नेटवर्क ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर करी थी, जिसमें नाबालिग लड़कियों को ऑर्केस्ट्रा में काम देने पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग करी गई थी। हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को तुरंत कार्यवाही करने का निर्देश दिया था और माना कि भाई ये वाकई में गंभीर मामला है। समाधान की जब हम बात करते हैं तो हर लेवल पर हमें सेफ्टी अपनाने की जरूरत है। जैसे स्कूल लेवल पर लड़की स्कूल क्यों नहीं आ रही, अटेंडेंस मॉनिटर करना जरूरी है। अगर बच्चा कई हफ्ते से स्कूल नहीं आ रहा है तो वार्निंग सिस्टम ट्रिगर हो जाना चाहिए। गांव लेवल पर, पंचायत लेवल पर माइग्रेशन रजिस्टर हो। अगर कोई बच्चा गायब हुआ है तो गांव में कोई ना कोई जानता होगा, उसे रिपोर्ट करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। इसके बाद जो ट्रांसपोर्ट है, अब गांव से बच्चा निकल गया है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स मतलब आरपीएफ कुछ रूट्स पर अच्छा काम कर रही है। ये मॉडल अब बस रूट, टर्मिनल एंड प्राइवेट कैरियर तक फैलाने की जरूरत है। इसके बाद जो यूनिट बनाई गई हैं, इनको फिर से हमें संगठित करने की जरूरत है। इन्हें फुल टाइम ऑफिसर्स, क्रॉस बॉर्डर कोऑर्डिनेशन एंड टेक टूल दिए जाने चाहिए। रेस्क्यू से लेकर के प्रोसिक्यूशन तक एक ही टीम केस को देखेगी। दोषियों को सजा तक पहुंचाना इसकी जिम्मेदारी होना चाहिए। इमीडिएट एक्शन जो लिए जा सकते हैं, जैसे ऑर्केस्ट्रा में नाबालिगों की नियुक्ति नहीं होना चाहिए। ऐसे सारे समूह पहचानना है, सूचीबद्ध करना और उसको रेगुलेट करना है। जहां लड़कियों को कैद रखा गया हो, उन प्रीमाइसेस को सील करना। मालिक, आयोजक, मकान मालिक सबके ऊपर केस चलना चाहिए। लेबर डिपार्टमेंट को निरीक्षण और कार्यवाही का आदेश होना चाहिए। प्रोसिक्यूशन टाइम बाउंड हो। रिहेबिलाइजेशन लॉन्ग टर्म और राज्य की निगरानी में होना चाहिए। बच्चों को फिर से उसी शोषण वाले माहौल में भेजना नहीं है। प्रिवेंशन मतलब प्रोटेक्शन मतलब प्रोसिक्यूशन। प्रिवेंशन और प्रोसिक्यूशन दोनों सुरक्षा के रूप ही हैं। ट्रैफिकिंग सिस्टम की विफलता नहीं, बल्कि पूरा सिस्टम का कोलैप्स है। हमारे पास कानून है, संस्थाएं हैं, बस इच्छा शक्ति की और जरूरत है। सी लैब की रिपोर्ट आई थी, बिल्डिंग द केस फॉर जीरो टाइटल रखा गया था। ये लैब कहती है कि 24 राज्यों से हमने डेटा लिए हैं, 53,000 बच्चों को हम बचाए हैं, 23,000 रेड्स हम डाले हैं, 90% बच्चे सबसे ज्यादा डेंजरस वर्क में लगे थे। हर केस में लीगल एक्शन लिया गया है एंड प्रोसिक्यूशन जस्टिस दिलाने में की रोल निभाता है। पिकेट मॉडल को अपनाने की जरूरत है। ये पिकेट मॉडल क्या होता है इसको समझिए। पी मतलब होता है पॉलिसी, आई मतलब इंस्टीट्यूट, सी मतलब कन्वर्जेंस, के मतलब नॉलेज एंड ई मतलब इकोनॉमिक्स, टी मतलब टर्मिनोलॉजी। मतलब हमें एक मजबूत पॉलिसी लाना है।
इंस्टीट्यूशंस मतलब होता है संस्थानों को मॉनिटरिंग, प्रोसिक्यूशन और रियलाइजेशन का जिम्मा देना है। कन्वर्जेंस मतलब बहुत सारी जो एजेंसी हैं, टेक्नोलॉजी है, पीड़ित केंद्रित प्रतिक्रिया का मेल होना चाहिए। नॉलेज मतलब लोगों में जागरूकता फैलाइए। इकोनॉमिक्स मतलब तस्करी को आर्थिक रूप से असंभव बनाना। टेक्नोलॉजी मतलब डेटाबेस, हीट मैप, ट्रैकिंग और प्रिडिक्शन टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बाद वाला जो आर्टिकल यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, ये पार्टिकुलरली बेस्ड है हमारे देश में जो ठेका सिस्टम चल रहा है आज के टाइम में। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम किसी सरकारी कंपनी की बात करते हैं, आज के टाइम में किसी कंपनी में, सरकारी कंपनी में प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन वर्कर के माध्यम से ही हो संभव हो पाता है। एक बार व्यक्ति रिटायर हो जा रहा है तो उसकी जगह में सरकार नई भर्ती नहीं ले रही है। उसके बदले में सरकार ठेका श्रमिकों से काम चला रही है, प्राइवेट वर्कर से काम चला ले रही है। जहां पर 20 परमानेंट एम्प्लॉई हैं, सरकारी एम्प्लॉई हैं, वहां पर 40 ठेका श्रमिक काम कर रहे हैं। तो भर्ती कहां से होगी? इससे सरकार अपना खर्चा भी बचाती। ये तो हम सरकारी कंपनी की बात कर रहे हैं दोस्तों। वहीं यदि आप प्राइवेट कंपनी में चले जाओगे तो स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जब कंपनियां ठेके पर कर्मचारियों को रखती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे करके हम अपना प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करें, कैसे करके हम हमारी जेब में पैसा की बचत कर लें। दूसरी बात ये भी है दोस्तों, जब कोई ठेकेदार ठेका लेता है ना, तो वो कंपनी के अधिकारियों को घूस खिलाता है कि मुझे फिर से आप ठेका दो। इसके बाद उस चीज की पूर्ति वो इधर से कर लेता है। वर्कर लोगों को जो सैलरी मिलती है जाती तो सीधे अकाउंट में ही है। कंपनी कहती है कि हम 500 रुपया दिन का दे रहे हैं, 400 रुपया दिन का दे रहे हैं, जबकि यहाँ पर जो ठेकेदार होता है, सुपरवाइजर होता है ना, सीधे सीधे उसके पास में एटीएम रहता है, पासबुक रहता है, वर्कर के अकाउंट में जा रही है, लेकिन वो पैसा उनके पास नहीं है, सीधे जाता है ठेकेदार के अंडर में। उसके बाद उसमें से पैसा निकाल करके देगा कि भाई 500 रुपया तो मेरे को कंपनी दे रही है, मैं आपको 300 रुपया दूंगा, 200 रुपया अपने जेब में रखता है। इस प्रकार से जो शोषण है उनका जिंदगी भर होते रहता है। जो लोग आवाज उठाते हैं उनको ठेकेदार बोल देता है ठीक है अब तेरा गेट पास नहीं बनाऊंगा, अभी आउट, काम से बाहर कर दो। इतनी ज्यादा मनमानी है और कोई कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए लोग अपनी आवाज नहीं उठा पाते। कुल मिलाकर के कंपनी का मकसद है कि कैसे करके मैं अपना खर्चा कम करूं। फ्लेक्सिबिलिटी से उसको कोई मतलब नहीं है, मजदूरों की स्किल योग्यता से उसको कोई मतलब नहीं है। कंपनियां इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वर्कर ले रही हैं क्योंकि अब उनको पीएफ, ईएसआई, ग्रेच्युटी और बोनस नहीं देना पड़ेगा। मैं इनको कभी भी निकाल दूंगा, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, यूनियन ये लोग नहीं बना सकते हैं, और यही चीज हम आंखों के सामने देख रहे हैं। लेकिन अगर मकसद लेबर फ्लेक्सिबिलिटी या फिर स्किल्ड लेबर का होता तो कंपनियां स्किल ट्रेनिंग देती, श्रमिकों को परमानेंट करती, परमानेंट जॉब और बेहतर वेतन देती। इसीलिए ये एक कॉस्ट कटिंग टूल बन गया है, ना कि स्किल या फिर सुधार प्रणाली। दोस्तों यदि हम पिछले कुछ दशकों की बात करें तो भारत के जो औपचारिक विनिर्माण क्षेत्र है, फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार की संरचना में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिला है। 1999 से 2000 के बीच में जहां पर टोटल वर्कफोर्स का केवल 20% हिस्सा ही ठेका मजदूर हुआ करते थे, 2022-23 में बढ़कर के ये 40% हो गया, मतलब डबल हो गया है। इस प्रकार का बदलाव हमें हर प्रकार की इंडस्ट्री में देखने को मिल रहा है। इसे कहते हैं फॉर्मल सेक्टर के अंदर इनफॉर्मलाइजेशन। मतलब औपचारिक क्षेत्र के भीतर अनौपचारिक और असुरक्षित काम के चलन के रूप में हम इसको देख सकते हैं। एक स्टडी है जिसमें बोला जाता है कि ठेका प्रथा को गलत तरीके से अपनाने से प्रोडक्टिविटी पर भी निगेटिव असर पड़ता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म के डेवलपमेंट के लिए रोजगार का फॉर्मलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। परमानेंट नौकरी देना, पीएफ देना, ग्रेचुइटी देना, पेंशन देना, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि कंपनियां ठेका मजदूरी को लेबर फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब काम की सुविधा के अनुसार श्रमिकों को रखो और निकाल दो, या फिर कुछ स्पेशलाइज स्किल के नाम पर अपनाती हैं, लेकिन असल में इसके पीछे मुख्य जो रीजन रहता है वो कोस्ट एवॉइडेंस का रहता है। ठेका वर्कर को आमतौर पर किसी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से रखा जाता है और उन्हें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 जैसे कानूनों से बाहर कर दिया जाता है। रिजल्ट ये आता है कि ये वर्कर अपनी नौकरी की सुरक्षा के लिए आवाज नहीं उठा पाएंगे। शोषण इनका रोज होता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। 2018-19 का डेटा यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों। बोला जाता है कि ठेका मजदूरों की जो औसत मजदूरी है, वेज है,
रेगुलर की तुलना में 14% कम थी। ये तो बहुत कम बता रहा है यहाँ पे। यदि यहाँ पर वर्कर को आज के टाइम में जहाँ हम लोग काम करते हैं हमें 40,000 देगा, 45,000 देगा, तो उनको कितना मिलता है? 9-10 हजार मिलता है। बड़े बड़े उद्योगों में ये अंतर और भी ज्यादा गंभीर है। ये अंतर 31% तक हो जाता है, जबकि मीडियम और छोटे उद्योगों में 23% और 12% है। यहाँ हम सिर्फ मजदूरी नहीं बल्कि कंपनी के द्वारा खर्च किए गए कुल श्रम लागत को यदि देखते हैं तो ये अंतर और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। कई सारी इंडस्ट्री में कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर पर कंपनी का खर्चा रेगुलर की तुलना में 50% से भी कम। कई कई सेक्टर में तो 78% से 85% तक गैप पाया गया है। ये बताता है कि कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर लेबर किस हद तक इकोनॉमिक और सोशल दोनों तरीके से शोषण का शिकार हो रहे हैं। इस प्रकार से भारत कोशिश कर रहा है कि कैसे करके मैं लेबर को कम से कम पेमेंट दूं। वास्तव में फ्लेक्सिबिलिटी या फिर स्किल घटाने बढ़ाने का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद बात करते हैं कि प्रोडक्टिविटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर होते हैं ये कंपनी में जॉब स्पेसिफिक स्किल लेकर के आते हैं, कंपनी की बहुत मदद करते हैं। ठीक है, क्विकली एडजस्ट टू मार्केट फ्लक्चुएशंस। इससे हमारी जो कंपनी है मार्केट के फ्लक्चुएशन के हिसाब से अपना घाटा मुनाफा मैनेज कर लेती, स्पेशली अनसर्टेन टाइम्स में। तो जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट है इसके अपने खुद के लॉन्ग टर्म ड्रॉबैक्स हैं। जब कंपनी हायर करती है वर्कर्स को थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से, जो कि एक प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम पैदा हो जाता है। मतलब एम्प्लॉयर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच लॉन्ग टर्म गोल अलाइन नहीं होते हैं, क्या करना है, क्या करवाना नहीं करवाना, कितना पैसा कितना रुपया। रिजल्ट ये हो जाता है कि मोरल हैजार्ड, इस प्रकार की समस्याएं उभरती हैं, जैसे कि वर्कर का काम में टालमटोल करना, लूजली मॉनिटरिंग काम होना। शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट ऑफर लीड टू लेबर टर्नओवर, मतलब मजदूरों को तेजी से आना और जाना, फट से निकालो फट से लगा लो। इससे कंपनीज ऑन द जॉब ट्रेनिंग या फिर इनोवेशन में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाती हैं, जो कि फिर बाद में रिजल्ट सामने देता है प्रोडक्टिविटी के ऊपर। जो लोग सीख चुके हैं उनको आप नौकरी से निकाल दोगे तो क्या फायदा रहेगा? फिर नया व्यक्ति आएगा, वो सीखेगा, कुछ टाइम तक तो वो प्रोडक्टिविटी नहीं दे पाएगा। एक रिसर्च में ये पाया गया है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर इंटेंसिव कंपनियां की जो औसत लेबर प्रोडक्टिविटी है उनकी तुलना में जो रेगुलर लेबर इंटेंसिव है उनसे 31% कम थी। मतलब ठेकेदारी से काम करवाओगे ना तो अंतर 31% का आ जाएगा। ये जो प्रोडक्टिविटी का गैप दिखाई दे रहा है दोस्तों, यदि हम छोटे उद्योगों की बात करें जहां पर 100 से कम वर्कर हैं, यहाँ पर 36% गैप है। मीडियम में जहां 100 से 300 वर्कर काम कर रहे हैं वहां पर 23% गैप है। एंड लेबर इंटेंसिव सेक्टर में तो सबसे ज्यादा गैप है, क्योंकि जो परमानेंट वर्कर रहता है जिम्मेदारी के साथ में काम करता है, वो जो प्राइवेट वर्कर रहते हैं कोई जिम्मेदारी नहीं, अधिकारियों से लड़ लेगा झगड़ लेगा, क्या कर लोगे? कुछ नहीं कर सकते। उसको निकालोगे, आज यहाँ से निकाल दोगे, दूसरी शिफ्ट में चला जाएगा, दूसरी शिफ्ट में नहीं मिलेगा तो कहीं दूसरी कंपनी में चला जाएगा, क्योंकि उसके पास में स्किल है, वो चीजों को सीख चुका है। ये अंतर तब भी बना रहा जब रिसर्च में अन्य फैक्टर जैसे कि कंपनी का साइज, स्टेट की स्थिति, इन सब को कंट्रोल किया जाए। यानी समस्या कॉन्ट्रैक्ट लेबर की प्रकृति में नहीं है। बहुत सारी स्मॉल और मीडियम जो कंपनीज हैं कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को केवल कॉस्ट कटिंग के लिए या फिर रेगुलेशन से बचने के लिए ही रखते, लेकिन ये तरीके शॉर्ट टर्म में तो फायदा देता है, लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हालांकि कुछ लार्ज हाई स्किल सीएलआई कंपनीज में प्रोडक्टिविटी अच्छी रही है। वहां प्रोडक्टिविटी लो स्किल सीएलआई की तुलना में 5% ज्यादा थी, और बड़ी कंपनियों में यह गैप हो जाता है 20% से भी ज्यादा का। मतलब कैपिटल इंसेंटिव जो कंपनीज होती हैं इसमें 17% तक प्रोडक्टिविटी गेन हुआ है। लेकिन दो बात है जिसको ध्यान देना है कि ऐसे हाई परफॉर्मिंग सीएलआई कंपनीज फॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग को सिर्फ 20% हिस्सा ही है, बाकी 80% कंपनियां ठेका प्रथा से नुकसान झेल रही हैं। इसके बाद बात करी जाती है पॉलिसी सजेशन की कि हम आखिर क्या कर सकते हैं। 2020 में केंद्र सरकार ने लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन पेश किया, जिसमें कंपनियों को डायरेक्ट फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट वर्कर रखने की छूट दे दी गई। मतलब कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत नहीं है।
साथ ही इसमें नॉन परमानेंट वर्कर को बेसिक राइट देने का प्रावधान भी है। लेकिन जब तक ये कोड लागू नहीं होगा, लेबर यूनियन को डर है कि ये नियम फॉर्मल सेक्टर में जॉब क्वालिटी को और खराब कर देगा और इनफॉर्मलाइजेशन को बढ़ावा देगा। पॉलिसी मेकर को चाहिए कंपनियों को लॉन्ग फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट अपनाने के लिए प्रेरित करें, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन में छूट दें, गवर्नमेंट स्किलिंग प्रोग्राम का सब्सिडाइज एक्सेस दें। इससे जॉब स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी और लेबर यूनियन की आशंकाएं भी कम हो जाएंगी। एक अच्छा उदाहरण है प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, 2016 में चालू हुई। इसमें सरकार कंपनियों की ओर से ईपीएफ और ईपीएस का योगदान 12% खुद दे रही है। इससे कंपनियों को फॉर्मल जॉब देने की प्रेरणा मिलती है। इससे 1 करोड़ से ज्यादा एम्प्लॉयज को फायदा मिला, लेकिन ये योजना 2022 में हो गई बंद। इसके बाद न्यूज़ वाले सेक्शन की तरफ यदि हम जाते हैं दोस्तों, तो निसार सैटेलाइट से रिलेटेड चर्चा करेंगे हम। भारत और अमेरिका की स्पेस एजेंसी, जैसे इंडिया की इसरो और नासा है अमेरिका की, दोनों मिलकर पहली बार एक बड़ा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम रखा गया है निसार। इसका मतलब होता है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इस सैटेलाइट तो लगभग दोस्तों 27 घंटे की काउंटडाउन के बाद वेडनेसडे को शाम 5:30 बजे 5:40 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से GSLV F-16 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। ये जो सैटेलाइट है लगभग 743 किलोमीटर ऊपर सन सिंक्रोनाइज ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। मतलब ये सैटेलाइट हर 12 दिन में पूरी धरती को स्कैन कर सकेगा, दिन और रात किसी भी मौसम में। नासा इसरो का सहयोग है, दोस्ती से मिशन तक हमको ये चीज दिखाई दे रही है। नासा और इसरो के एक वरिष्ठ अधिकारियों ने क्या बोला है कि इस मिशन ने दोनों एजेंसीज के बीच में पार्टनरशिप को मजबूत किया है। नासा की अर्थ साइंस डायरेक्टर कारेन सेंट जर्मैन ने बताया है कि इस सैटेलाइट को बनाना काफी चैलेंजिंग था, क्योंकि दोनों एजेंसीज ने इसे दुनिया के 2 कोनों से, वो भी कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान मिलकर तैयार किया था। ये सैटेलाइट मिशन नहीं है, बल्कि ये फ्यूचर के अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन के लिए मॉडल बन चुका है। बात करें कहां कहां पर किसका योगदान रहेगा। इसरो ने तैयार किया है स्पेसक्राफ्ट बस, सैटेलाइट का मेन बॉडी है, एस बैंड रडार, लॉन्च व्हीकल, लॉन्च सर्विस और मिशन ऑपरेशन। नासा ने तैयार किया है एल बैंड रडार, डीप अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए ये जरूरी है। रडार, रिफ्लेक्टर और डिप्लॉयबल बूम्स है, हाई डेटा रेट कम्युनिकेशन सिस्टम है, जीपीएस रिसीवर है, सॉलिड स्टेट डेटा रिकॉर्डर है, पेलोड डेटा सब सिस्टम है। इस मिशन को पूरा करने में दोनों देशों की इंजीनियर की मेहनत छुपी हुई है। नासा के निसार प्रोजेक्ट मैनेजर फिल बरेला बोलते हैं कि कोविड-19 के मुश्किल टाइम में भी 65 इसरो इंजीनियर अमेरिका के JPL पहुंचे और वहां इंटीग्रेशन पर काम किया। वहीं नासा के 175 इंजीनियर इसरो की लेबोरेटरीज में काम करते रहे, जिससे यह मिशन आज लॉन्च हुआ है, सफल होने जा रहा है। इसके बाद हम देखने वाले हैं दोस्तों कांजीरंगा टाइगर रिजर्व से जुड़ी हुई एक जानकारी। कांजीरंगा नेशनल पार्क असम में लोकेटेड है। ये फेमस है एक सींग वाले गैंडे के लिए, लेकिन अब ये भारत में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा टाइगर डेंसिटी वाला टाइगर रिजर्व बन गया है। ये जानकारी 2024 में जारी की गई एक रिपोर्ट में दी गई है, जिसे असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने ग्लोबल टाइगर डे के मौके पर ऑनलाइन जारी करी है। 2024 में टाइगर की गिनती की जब बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल 148 बाघ रिकॉर्ड किए गए, जो इसकी 1307 स्क्वायर किलोमीटर की पूरी क्षेत्र में फैलाव को बताता है। ये बढ़ोतरी इसलिए भी है क्योंकि इस बार पहली बार विश्वनाथ वाइल्ड लाइफ डिवीजन को सर्वे में हम शामिल किए, जहां पर 27 टाइगर थे। ईस्टर्न असम वाइल्ड लाइफ डिवीजन में 2022 में 104 टाइगर थे, जो 2024 में बढ़कर के 115 हो गए हैं। वहीं नागांव वाइल्ड लाइफ डिवीजन की बात करें, पहली की तरह यहाँ पर 6 ही हैं। टाइगर डेंसिटी की जब हम बात करते हैं, मतलब कितने एरिया में कितने टाइगर रिजर्व हमको देखने को मिलते हैं। प्रति 100 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में टाइगर की संख्या को हम बोलते हैं टाइगर की डेंसिटी। बांदीपुर की बात करें कर्नाटका में 19.8 है। कॉर्बेट की बात करें तो ये है 19.5, कांजीरंगा में है 18.6, और बांदीपुर का एरिया भी ज़्यादा है, 1456 है, कॉर्बेट का 1288 और कांजीरंगा का है 1307। लेकिन सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है वो बांदीपुर में है, कॉर्बेट में है, सेकंड में, और थर्ड में जाता है कांजीरंगा। मतलब टाइगर की डेंसिटी के मामले में कांजीरंगा अब थर्ड पॉइंट में आ गया है।
इसके बाद बात की जाती है कि भाई ये जो इनकी काउंटिंग है वो कैसे होती है। इसके लिए कैमरा ट्रैप लगाए जाते हैं, मतलब जंगलों में कैमरा लगा करके टाइगर का मूवमेंट कैप्चर किया जाता है। स्पाइटली एक्सप्लिट कैप्चर रिकैप्चर मेथड का यूज किया जाता है, जो टाइगर की सही संख्या और उनकी इकोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है। ये पूरी प्रक्रिया नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के माध्यम से होता है। दोस्तों, इस आर्टिकल में हम चर्चा करेंगे पार्टिकुलरली टर्की में किस प्रकार से क्लाइमेट चेंज का असर सीधे सीधे ग्लेशियर्स के ऊपर पड़ रहा है। तेज गर्मी पड़ने के चलते चलते, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ने के चलते चलते, माउंटेन में जो बर्फ जमा है, ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर्स अब पिघलने लगे हैं। और ये चीज़ बताती है कि आने वाले समय में अब वाटर लेवल, समुद्र का जो वाटर लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। टर्की के कुर्दिश एरिया की बात करें, यहाँ पर स्थित है माउंट सीलो। इसकी चोटियों की तरफ देखते हुए केमल ओजडीमिर बोलते हैं कि 10 साल पहले यहाँ पर ग्लेशियर हुआ करते थे। केमल, जो कि 15 सालों से माउंटेन गाइड हैं, अब उन्हीं पहाड़ियों की ढलानों पर बर्फ के टूटे टुकड़ों को देखते रहते हैं। पहाड़ों से गिरते झरनों में बहती बर्फ इस बात का संकेत है, बर्फ तेजी से पिघल रही है। इसका मुख्य रीजन है क्लाइमेट चेंज, जो कि ह्यूमन के चलते चलते हुआ है। माउंट कीलो की बात करें, जो कि 4135 मीटर ऊंचा है और इराक की सीमा के पास हक्कारी प्रोविंस में लोकेटेड है। तुर्की का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर सेक्टर है। पहले नंबर में आता है माउंट अरारात। लेकिन अब वहां पर बर्फ की हर साल तेजी से पिघलाव हमको देखने को मिल रहा है, क्योंकि ग्लोबल टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। एक रिसर्चर और जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम के एक्सपर्ट का कहना है, पिछले 40 साल में हमने यहाँ करीब 50% ग्लेशियर एरिया को खो दिया है। ये प्रोसेस हमारी उम्मीद से कहीं ज़्यादा फास्ट है। इतना ही नहीं, तुर्की में अभी हाल ही में 50 डिग्री का रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर दर्ज किया गया, जो देश के जलवायु संकट को बताता है। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आई जो बोलती है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही बढ़ते रहेगी तो दुनिया के कई सारे ग्लेशियर 21वीं सदी में पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे और फिर चालू होगा प्रकृति का कहर।